जिसे देसी भाषा में कहे तो दुनिया के ये चार गुंडे हैं, और वो अपने अपने एरिया में हाँ। अपना अपना वर्चस्व चलाएंगे। तो जब नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलते हैं तो ऐसा कहा जाएगा कि आपके रीजन को आप जानें। सही कह रहे हैं, ये मतलब बात ये सही मैं है, ये लेकिन समझता मुझे हूं लगता है कि ये कि चार महानायक बांग्लादेश हैं। अगर इनको पाकिस्तान हम को अच्छी भारत भाषा डील में इस्तेमाल करेगा। करें तो ये चार महानायक हैं, और आने वाले समय में पूरे विश्व की स्थिति को ये चार महानायक हाँ, कंट्रोल करेंगे। लेकिन जो इसमें कंट्रोल। आपने चार चार महानायकों का जिक्र किया, इसमें एक महानायक जरूर गुंडे के तौर पर ट्रीट करता है, और वो है चाइना। वो कहीं ना कहीं हर देश में उंगली करने की कोशिश करता है, और अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी से तो वो चाइना से है, वो ड्रैगन से है। क्योंकि वो अमेरिका में भी आग उगलने लगता है, और बाकी सब छोड़िए, इतनी हिमाकत और हिम्मत कोई नहीं कर सकता। वो अपने गुब्बारे भेजकर अमेरिका के व्हाइट हाउस की भी जासूसी करने लगता है। तो आप समझिए कि उसकी हिमाकत क्या है, उसकी हिम्मत क्या है, और वो क्या कर सकता है। ये तमाम तरह के संकेत हैं। अब यहां पर आपको अगर चाइना से लड़ना है, चाइना को कंट्रोल करना है, और अगर उसको उसकी औकात दिखानी है, तो आपको भारत का साथ चाहिए होगा। और अगर भारत का साथ चाहिए होगा तो फिर आपको भारत के साथ चलना पड़ेगा, भारत के साथ कदम ताल करनी पड़ेगी, भारत की भी बातें माननी पड़ेगी तब, जबकि हम आपकी बहुत सारी बातें मान रहे हैं। ब्रजेश कुमार जी। देखिए, जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त सी है। जो चीन और यूएसए की राइवलरी है वो इस वजह से है क्योंकि चीन एक चैलेंजर जिसे निकल के आया है, यूएस को चैलेंज करता है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड बाय मीन्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। और अमेरिका का जो प्री डोमिनेंट पोजीशन रहा है 1992 से, जब यूएसएसआर टूट गया था, तो अभी तक डोमिनेंट पोजीशन था, उसको चाइना चैलेंज कर रहा है और हर एक तरीके से कर, और इसको टैकल करना अमेरिका इससे जूझ रहा है। तो इस बात का सही निष्कर्ष है कि हिंदुस्तान इसका, क्योंकि हमारे जो संबंध है अपने नॉर्दर्न नेबर से उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि होने चाहिए, तो उस बात का फायदा या उस चीज के बारे में अमेरिका ध्यान से सोचता है, और कभी कभी हमारे और चीन के मतभेदों को फायदा भी उठाता है अपने एक्शन से, अपने आर्ममेंट को भेज करके वगैरह। तो ये जो ट्रायड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और तभी कहते हैं जियो स्ट्रेटेजिक में ये दुनिया में जो हलचल हो रही है ये इसी वजह से हो रही है कि शी जिनपिंग की जो चीन है वो अमेरिका को चैलेंज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की जो पूरी कहानी इस पे बनी है कि हम उस चैलेंजर को रोके, तभी वो कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो कैसे? डोमिनेंस इन ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंस, जो कि दुनिया की पूरी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है फिलहाल चाइना में। दूसरा, मेंटेन डोमिनेंस इन मिलिट्री माइट और सिक्योरिटी। अमेरिका चीन की जो बढ़ती ताकत है, या पीएलए आर्मी हो, या पीएलए नेवी हो, या पीएलए एयरफोर्स हो, या उसकी जो कहते हैं सेकेंड आर्टिलरी, जो कि स्पेस बेस्ड न्यूक्लियर आर्सेनल की कहानी है, वो भी इसको चैलेंज कर रही। और ये जो अमेरिका कर रहा है इसको देखते, इसको रोकने के लिए कई तरीके से डिप्लोमेसी हो जो कि लोकल लेवल पे हो, मैन्युफैक्चरिंग हो तो कहते हैं कि सारी चीजें हमारे यहाँ पे हो, या रोक लगाए चीन के ऊपर में ताकि चिप्स और हाई एंड चीजें वहां नहीं जा पाए। तो ये सारी जो चीजें चल रही हैं दुनिया में इस वजह से ही हो रही है, और इसके कारण हम सब लोगों के ऊपर में असर पड़ेगा। आपने देखा ही होगा पिछले करीब 10 दिनों के या 2-3 हफ्तों के अंदर रुपी डॉलर इक्वेशन, आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुस्तान के जो अभी जो मोदी साहब गए हैं डील करने के लिए ट्रंप से, जो कि बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल और ट्रांजैक्शनल लीडर है, उनसे एंगेजमेंट करने को गए। अगर जो हम लोकल पॉलिटिक्स की जो बात करते हैं हिंदुस्तान में छोटी मोटी चीजें,
अगर मोदी साहब इस विषय पर जाके वहां बात करते हैं उनसे कि भाई हमारे लोगों को बेदी लगा के भेज दिए हो, यहाँ डीप स्टेक का काम कर रहे हो, तो समय वेस्ट, मेरे हिसाब से समय वेस्ट करने का। उनका हमारा काम है अगले 5-10 वर्षों में खुद ये जो मतभेद चल रहा है चीन और यूएसए के बीच में, उसका फायदा उठाना अपने इकोनॉमी के लिए, अपने देश के लिए तमाम तरह की चीजें करना। लेकिन इसमें एक और बड़ा मुद्दा है ब्रजेश जी, और वो बड़ा मुद्दा है परमाणु का, परमाणु नीति का। हाल ही में बजट में भी जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु नीति को लेकर बदलाव के संकेत दिए, और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए देश के प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया और ये कहा था कि देखिए न्यूक्लियर एनर्जी आने वाले समय में क्या संकेत देगी आप सब देखिएगा। और वो संकेत क्या देगी किसी को पता नहीं, लेकिन भारत ने बदलाव किया है। तो क्या झा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि परमाणु ऊर्जा को लेकर कोई विशेष बातचीत इसमें होने वाली है? मुझे ऐसा लगता है कोई बड़ा संकेत निकल कर आने वाला है। एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही झा साहब। सॉरी जी प्लीज। देखिए, इस पे बात तो जरूर होगी, लेकिन इस पे एक सिर्फ हिंट ड्रॉप किया जाएगा जिसके ऊपर में दोनों देश जो हैं वो वर्कआउट करेंगे। देखिए, भारत के ऊपर से जो प्रतिबंध हटाने वाला सबसे पहले तो अमेरिका ही था, उसी के चलते प्रतिबंध हटा था न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से। तो अब आज के दिन में अमेरिका का जो न्यूक्लियर संयंत्र है, रिएक्टर्स हैं, ये काफ़ी एडवांस्ड हैं। हम अभी चाइना से ले रहे हैं, किसी और से भी बात हो रही थी। अभी कल जब मोदी जी वहाँ पे फ्रांस में थे तो उनके पास भी मॉड्यूलर रिएक्टर इक्विपमेंट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हर जगह में हैं, लेकिन अमेरिका से अगर आ जाए तो नथिंग लाइक इट, और ज़रूर उस पर एक वो अपना हिंट देंगे। क्योंकि अभी जब पिछले एडमिनिस्ट्रेशन के जब वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यहाँ से गए थे तो उन्होंने ये प्रतिबंध जो एक छोटा सा बचा हुआ था वो उन्होंने निकाल दिया था। मतलब आगे न्यूक्लियर कॉपरेशन के लिए जो रास्ता है वो प्रशस्त कर दिया था। तो ये तो जरूर उस पर बात होगी और ये बहुत फायदे की बात होगी। एक और चीज़ हम लोग थोड़ी सी शायद भूल गए हैं कि देखिए, ये जो इंडो पैसिफिक का जो सिक्योरिटी मामला है, ये आज के दिन में सिर्फ चाइना लिमिटेड नहीं है। आपको याद होगा जबकि रेड सी में जब हुती ने जब वहाँ पे लोगों को सताना शुरू किया था, इंटरनेशनल शिप के ऊपर में अटैक करना शुरू किया था, तो भारत ने बिल्कुल एकदम पॉजिटिव रोल अदा करके वहाँ पे बहुत सारी शिप्स को हुती के अटैक से बचाया था। ये चीज़ हमें भूलना नहीं चाहिए। तो आज के दिन में जो भारतीय नेवी है, इंडियन नेवी, ये इतनी सशक्त है कि गल्फ ऑफ एडन से लेके जो मलाक्का स्ट्रेट है, इसमें जरूर अपनी पॉजिटिव नज़र और इफेक्टिव नज़र रख सकती है, जो कि अमेरिका के लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्योंकि अगर मलाक्का स्ट्रेट सिक्योर हो जाता है तो इंडो पैसिफिक के लिए जो है वो बहुत निश्चित हो जाएगा। तो इसीलिए ये भी चीज़ जो है यहाँ पे अमेरिका के लिए ये संदेश ऑलरेडी जा चुका है। जब से वो जो अटैक कुछ हुए हैं और भारतीय नौसेना ने जाके वहाँ पे दखल दी है, वहाँ पे जो पायरेट्स हैं उसको वहाँ पकड़े हैं, जो वहाँ पे टेररिस्ट थे उनको वहाँ पे पकड़ के जो एक पॉजिटिव मैसेज दिया हुआ पूरे वर्ल्ड को, तो ये भी एक चीज़ आएगा। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये ग्लोबल पीस का जो मामला है, इसमें ट्रंप जरूर भारत को कहेंगे कि आप इसमें जरा आगे आइए, चाहे वो यूक्रेन के मामले में हो, चाहे अगर गाजा की जो सेकंड फेज की जो पीस वार्ता है अगर ये टूट जाती है तो फिर यहाँ पर लड़ाई फिर अब इतना भी आगे ना कर दें कि वो हमें आगे कर दें जैसे हमेशा वो दूसरे देशों को आगे करते रहे, लड़वाते रहे और उसके बाद फिर पीछे भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर भारत को भी समझ के चलना होगा, क्योंकि अमेरिका की स्थिति कैसी है सबको पता है। हरिमोहन जी मेरे साथ मौजूद है। हरिमोहन जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर हर देश का अपना हित होता है और अमेरिका में इस बार भले ही संकेत ट्रंप दे रहे हों कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, अमेरिका को मेक करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका हमेशा से ही बहुत ही नैरो माइंडेड रहा है। इस बार ट्रंप ने संकेत इसके खुल के दे दिए
और वो बड़े कैनवस से छोटे कैनवस पर आ गए हैं। वो तमाम लोगों को संकेत दे दिया कि आप नौकरी छोड़ दीजिए, आप पैकेज ले लीजिए, अप्रवासी भारतीय हैं उनको आप बाहर निकालना शुरू कर दिया। तमाम जो पड़ोसी मुल्क है बहुत सारी उन पर पाबंदियां लगा दी है। जितनी भी उदारता के तौर पर अमेरिका जाना जाता था, जो दूसरे तमाम देशों में ऐड दी जाती थी सामाजिक सरोकार के लिए, वो ऐड बंद कर दी है। सेंट मार्टिन में वो अपना देख रहा है, स्थिति को देख रहा है, समझ रहा है कि उसे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तमाम सारी चीजें। अब मतलब बाजार के तौर पर बाजार में हलचल मचा दी है। 25% का टैरिफ लगा दिया है। एल्यूमिनियम, स्टील, कृषि उत्पाद सबकी हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में कहीं ना कहीं भारत को भी अपना हित देखना पड़ेगा। तो क्या माना जाए कि आने वाले समय में ये जो कसने का काम किया, रस्सी कसने का काम किया है, आने वाले समय में ट्रंप थोड़ा सा ढील देने की कोशिश करेंगे जब तमाम दूसरे देशों से दबाव पड़ेगा? भारत भी निश्चित तौर पर बनाएगा। सर, मैं थोड़ा सा अगर हिस्ट्री के उठाकर देखूं तो ट्रम्प की कुछ पॉलिसीज हमारे को नेपोलियन के कॉन्टिनेंटल सिस्टम की तरह लग रही। नेपोलियन का एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम था जिसमें ब्रिटेन को खत्म करने के लिए नेपोलियन ने पूरे यूरोप के अंदर ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स की एंट्री बैन कर दी। लेकिन वो एक दुधारी तलवार थी जिसने नेपोलियन को खुद को घायल किया और नेपोलियन ने जो एम्पायर बनाया वो टूट गया। बॉटम लाइन ये है कि ट्रंप भी कुछ हद तक वैसा ही करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हमें थोड़े टाइम लगेगा ये समझने में कि क्या चाइना से लड़ने के नाम पर या चाइना से लड़ने के लिए ट्रंप वैसी ही एक एग्रेसिव पॉलिसी बनाकर टैरिफ वॉर क्रिएट शुरू करके पूरी दुनिया के अंदर एक फियर वाला मैसेज देना चाहते हैं, या फिर ट्रंप जो एक बॉटम मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक मैनर में कहते हैं कि हमें स्किल्स चाहिए, हमें फालतू लोग नहीं चाहिए। अब अप्रवासी भारतीयों की जब हम बात करते हैं तो वो स्किल्स की बात करते हैं कि भाई देखो स्किलफुल हो तो H1B वीजा मैं खुलकर दूंगा। अगर आप मतलब अपनी कंट्री में काम नहीं कर पा रहे और स्किल्स तुम्हारे पास नहीं है तो हमारे यहाँ भी कोई जगह नहीं है, हम पर बोझ बनने की कोई जरूरत नहीं है। रही बात सामाजिक कार्य, सर हाँ, इस चीज में मैं जरूर कहूंगा बिजनेस, क्लियर बिजनेस की बात की जा रही है, क्योंकि सर वही डीप स्टेट की बात है। डीप स्टेट असलियत में इन सामाजिक कार्यों के नाम पर एनजीओ चला रहा था, फिलैंथ्रोपी का ड्रामा कर रहा था, कन्वर्जन करवा रहा था, एथिज्म बढ़ा रहा था, LGBTQ ABCDQ पता नहीं कौन कौन सी चीजें चलवा रहा था। ये चीज मतलब एक अजीब अजीब नैरेटिव चलाकर किसी भी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, ये सब चीजें खत्म करके बॉटम लाइन पे यहां पर आ गए हैं कि भाई देखो बिजनेस करना है, अमेरिका को ग्रेट बनाना है, पैसा कमाना है, जितना ज्यादा कमाएंगे उतना ज्यादा हम पावरफुल रहेंगे। 64 में से 60 क्रिटिकल टेक्नोलॉजी चाइना के पास जा चुकी हैं सुपीरियरिटी के मामले में। हमें वो दोबारा चाहिए तो स्किल से ही काम करेंगी, फालतू चीजें काम नहीं आएंगी। ये बड़ा संकेत आपने दिया निश्चित तौर पर, लेकिन इंतजार सभी को रहेगा कि आखिर क्या स्थिति होती है और क्या स्थिति नहीं है। सबको इंतजार रहेगा और किस तरह के संकेत इस यात्रा से निकल कर आएंगे। शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का